गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट के बारे में हम जानेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमने शैक्षिक प्रबंधन की अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इन सब के बारे में जाना। फिर हमने शैक्षिक प्रबंधन की शिक्षा अभियान के बारे में जाना, जिसमें माध्यमिक स्तर पर रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। अब आज हम भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की प्रबंधकीय संरचना के बारे में जानेंगे। यानी कि भारत में प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए 3 स्तर निर्धारित किए गए थे भारतीय शिक्षा प्रबंधन व्यवस्था में: केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो केंद्र स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रावधान रखा गया, राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया। यानी कि केंद्र स्तर पर जो कि देश का नियंत्रण बोर्ड होता है, देश का कंट्रोल बोर्ड होता है, तो उसमें उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का प्रावधान रखा गया। इसमें उच्च शिक्षा के लिए कई तरह के आयोग, जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग आदि आयोग इसके लिए निर्धारित किए गए। फिर राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का स्तर आता है, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर शिक्षा आयोग 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर द्वारा आयोग का गठन किया गया। फिर स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में ये है कि स्थानीय स्तर यानी कि राज्य से नीचे जो जिले आते हैं, उन जिलों में प्राथमिक शिक्षा कैसे चलाई जाती है, इन सब का नियंत्रण जिला स्तर पर किया जाता है, जो स्थानीय स्तर कहलाता है। कि प्राथमिक शिक्षा का सारा संगठन, सारा कार्य जिले स्थानीय स्तर पर किया जाता है और सभी जिलों में एक डाइट नियुक्त की जाती है। उस डाइट के अंडर में प्राथमिक शिक्षा का पूरा कार्य प्रणाली उसमें लागू की जाती है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए जाए, कैसे उसकी शिक्षा व्यवस्था निर्धारित किया जाए, कैसे उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, ये सारी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाती है। फिर है शिक्षा के संबंध में केंद्र राज्य संबंध, यानी कि शिक्षा के लिए जो प्रावधान रखे गए, शिक्षा के लिए जो भी लक्ष्य रखे निर्धारित किए गए, उसके लिए केंद्र और राज्य का संबंध होना अति आवश्यक है। क्योंकि केंद्र से ही केंद्र जो कानून लागू करेगा, केंद्र जो नियम निर्धारित करेगा, उसको राज्य द्वारा लागू किया जाता है। जैसे केंद्र द्वारा संपूर्ण देश में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य सरकार का उत्तरदायित्व वहन करना। यानी कि केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए ये निर्धारित किया गया है, नियम बनाया कि संपूर्ण देश में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए। तो ये केंद्र से ये सारा नियम कानून राज्य तक आएगा और राज्य के बाद ही ये स्थानीय स्तर तक पहुंचेगा। तो केंद्र जो भी नियम निर्धारित करेगा, उसको राज्य सरकार द्वारा भी वहन करना पड़ेगा। कि राज्य सरकार ज़्यादातर तो माध्यमिक शिक्षा पर है, लेकिन अगर उसने प्राथमिक शिक्षा के लिए भी कोई नियम लागू किया है तो उसको कार्य करना होगा। फिर जैसे कि संपूर्ण देश में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। तो उसमें देश के जो भी राज्य हैं, जैसे भारत देश में जम्मू कश्मीर, नागालैंड में सभी प्रकार की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। उसी तरीके से तमिलनाडु, मद्रास के विद्यालय में प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा निःशुल्क प्रदान की गई। फिर आंध्र प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक में माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि बिहार में कक्षा 1 से 7 तक की शिक्षा निःशुल्क है। क्योंकि बिहार ऐसा देश है जहाँ पर हद से ज़्यादा ये थोड़ा पढ़ाई का, वहाँ शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है, इसीलिए वहाँ कक्षा 1 से 7 तक की शिक्षा निःशुल्क है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि पंजाब, हरियाणा व मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। यानी कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, राज्य में प्राथमिक शिक्षा यानी कि 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की गई। फिर उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। आंध्र प्रदेश में बालकों के लिए कक्षा 6 तक तथा बालिकाओं के लिए कक्षा 10 की शिक्षा निःशुल्क है। तो यूपी में बालकों के लिए कक्षा 6 तक और बालिकाओं के लिए कक्षा 10 तक की शिक्षा निःशुल्क इसीलिए रखी गई क्योंकि बालिकाओं के लिए बीच में ही उन्हें पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। तो इसके लिए उन्हें शिक्षा आगे वो जारी रखे, उसके लिए उन्हें कक्षा 10 तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की गई। फिर आसाम में बालकों के लिए कक्षा 5 तक तथा बालिकाओं के लिए कक्षा 8 तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की गई। यानी कि वहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भी बालकों के लिए कक्षा 5 तक और बालिकाओं के लिए कक्षा 8 तक यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा
निःशुल्क प्रदान की गई। फिर इस तरीके से लगभग सभी संघीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क प्रदान की गई, क्योंकि यह केंद्र सरकार का नियम था। फिर उसका सेकंड पॉइंट है कि शिक्षा के संदर्भ में केंद्र राज्य के संदर्भ में हमें क्या और कार्य बनाए गए शिक्षा के लिए, तो उसमें उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा के स्तरों का निर्धारण किया गया तथा शैक्षिक अनुसंधान कार्य का नियोजन एवं विकास किया गया। यानी कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए ऐसी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया ताकि वह शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक रिसर्च कर सके, बालक और बालिकाओं में नई नई प्लानिंग कर सके, नए नए प्रोजेक्ट बना सके, नई नई प्रविधियों का निर्माण हो, उसका विकास किया गया। फिर सेकंड है हिंदी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं में शोध कार्य तथा उनकी अभिवृद्धि। यानी कि बालक को शुरुआत में हिंदी भाषा तो सभी को आती है, तो उन्हें हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं का, जैसे संस्कृत है और भी प्राकृत भाषा का शोध कार्य उनकी अभिवृद्धि की गई ताकि शोध उनके रिसर्च अच्छे से, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च अच्छे से हो सके। ये अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषाओं में भी प्रावधान रखा गया। और फिर नेक्स्ट है कि छात्रवृत्ति प्रदान करना। यानी कि बालकों को किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो वो अगर वो पढ़ाई अपना जारी नहीं रख सके या किन्हीं अभिभावक की 1200 रुपये से कम मासिक आय है तो उनके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि बालक और बालिका अपनी शिक्षा बीच में न छोड़कर कंटिन्यू जारी रख सके और आप अपना भविष्य का निर्माण कर सके। फिर भारत की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। यानी कि शिक्षा में भारत की प्राचीन संस्कृति और संरक्षण का भी विकास होना चाहिए। उनको ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनके पाठ्यक्रम में ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए कि उन्हें अपनी संस्कृति का भी ध्यान हो कि प्राचीन काल में क्या था, वर्तमान में क्या है, इस तरीके से और भविष्य में क्या होगा, इन सभी का निर्धारण करते हुए उनको प्राचीन संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के बारे में भी अध्ययन उन्हें कराना चाहिए। उन्हें ये जानकारी, उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि प्राचीन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी थी। और इसमें ये भी बताया गया है कि शिक्षा के कार्यों में समन्वय होना चाहिए, उनके सभी तरीके से की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इस तरीके की सारी योग्यता होनी चाहिए। शिक्षकों को ऐसी योग्यता निर्धारित हो ताकि वो अपने छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान कर सके, उन्हें हर तरीके का उनका छात्रों का भविष्य का निर्धारण कर सके, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरीके से केंद्र और शिक्षा के संदर्भ में केंद्र और राज्य का संबंध।